दोस्तों, शादी के बाद एक दुल्हन पहली बार जब अपने मायके जाती है तो अपने मायके में जाने के बाद किसी से भी मुलाकात नहीं करती है और सबसे पहले लगभग 500 मीटर दूर उसकी प्रेमी का घर होता है। प्रेमी के घर जाती है, उससे मुलाकात करती है, उसे अपनी बाहों में भर लेती है और बाहों में भरने के बाद प्रेमी भी रोने लगता है और प्रेमिका भी रोने लगती है, जबकि उन लोगों की 15 दिन पहले शादी हुई थी। इसके बाद उसने बहुत सारे पैसे अपने प्रेमी को देती है और उसके हाथ में बहुत सारे पैसे रख देती है और कहती है ये सारे पैसे हमें मुंह दिखाई में मिले हैं और ये रहे पैसे, और उसके बाद आगे की जो प्लानिंग है वो तो तुम सब कर सकते हो। यानी कि वो अपने पति का कत्ल कराना चाहती थी अपने प्रेमी के माध्यम से और उसने प्रेमी को लाकर खूब सारे पैसे दे दिए। उसके बाद वो अपने घर निकल जाती है और उसके बाद फिर कत्ल भी हो जाता है। कत्ल होता है, अखबारों में खबर छपती है, टीवी में खबर आती है। उसके बाद फिर हर जगह हंगामा खड़ा हो जाता है कि शादी की तो अभी 15 दिन का समय ही बीता था और ये आखिरकार दुल्हन ऐसे कैसे कर सकती है, अपने ही पति का कत्ल करवा देती है। दरअसल करोड़पति बनने के लिए, विधवा बनने के लिए उसने ये पूरी कहानी रची थी और जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरह से मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत का कत्ल कराया था और पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है, ठीक वैसे ही इस दुल्हन की भी चर्चा शुरू हो जाती है कि किस तरह से उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करा दिया, जबकि उसके हाथों की जो मेहंदी का रंग था अभी फीका भी नहीं हुआ था। दोस्तों, ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि नई नवेली दुल्हन ऐसे कैसे कर सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक थाना लगता है बेला। बेला के पास एक ढाबा है और ढाबे के पास एक हाइड्रा मशीन खड़ी हुई थी। वो हाइड्रा मशीन जो कोई भारी वस्तु इधर उधर फंस जाती है तो उसे उठाने के काम आती है। इसी बीच में एक बाइक पर दो लड़के आते हैं और इधर उधर घूम रहे थे, तभी आकर उस हाइड्रा मशीन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और जैसे खड़े होते हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि इस हाइड्रा मशीन को चलाने वाला कोई व्यक्ति अगर मिल जाएगा तो उसे अपने दिल की, अपने मन की बात हम कह सकते हैं। इसी बीच में जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर कहता है कि भैया क्या परेशानी है, यहाँ पर क्यों आए हो, क्या देख रहे हो। तभी वो दोनों बाइक सवार कहते हैं कि भैया यहीं पास में ही कुछ दूरी पर एक नहर है और नहर में हमारी कार गिर गई है, क्या आप हमारी कार निकलवाने में मदद कर सकते हैं। जैसे ही उन बाइक सवार ने उस हाइड्रा मशीन चलाने वाले ड्राइवर से कहा, ड्राइवर ने कहा हमारा तो यही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर तुरंत बैठा और गाड़ी को स्टार्ट किया और जब उस मशीन को वहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश की तो जो बाइक सवार थे वो बोले भैया एक काम करो, पास में ही तो है, पहले जाकर लोकेशन देख लो, क्या तुम्हारी ये हाइड्रा मशीन उस कार को निकाल भी पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, इसलिए पहले आप जाकर देख लो और देखने के बाद जो कुछ पैसे होते हैं आप तय कर लो। जब ये बात ड्राइवर ने सुनी तो ड्राइवर को बड़ा अच्छा लगता है, इतनी साफ़ सुथरी बात करने वाले आज के दौर में कहाँ मिलते हैं, ऐसे कस्टमर तो हमें मिलने ही चाहिए। जब ऐसी बात थी तो उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। वहाँ पर एक जगह लगती है पलिया और पलिया के पास पटना नहर और पटना नहर में ही ये जो कार थी वो गिरी हुई बताई जाती है। लेकिन ये थाना पलिया था, वही बेला अब थाना बदल जाता है, ये इलाका लग जाता है शहर थाना क्षेत्र का। दोस्तों, जैसे ही वो ड्राइवर आगे आगे चल रहा है और दोनों बाइक सवार पीछे पीछे चल रहे हैं, ये गेहूं के खेत में होकर जा रहे थे और अचानक से एक गोली चलती है और जैसे ही गोली चलती है वो हाइड्रा मशीन चलाने वाले उस ड्राइवर के कनपट्टी पर आकर गोली लग जाती है, वो गिर जाता है। गोली ऐसी लगती है कि लेकिन वो तुरंत मारता नहीं है, लेकिन उसकी चीख को सुनने के बाद वो दोनों जो बाइक सवार होते हैं गोली चलाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते भी नहीं हैं कि जिसको हमने गोली
मारा है, वो मर चुका है या नहीं मरा है। अब आखिरकार वो भाग रहे थे और भागते भागते निकल जाते हैं। दोस्तों, वो लड़का तड़प रहा था, ज़िंदगी जीने के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था। यहीं पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। जब उन लोगों ने कराहट की आवाज़ सुनी और कराहट की आवाज़ सुनने के बाद जब मौके पर पहुंचते हैं तो उन लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्लाकर आसपास के गांव के लोगों से चिल्लाकर कहा, उनको भी मौके पर बुलाया। तुरंत तत्काल प्रभाव से यह सूचना पुलिस को दी जाती है और शहर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आती है। जो गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ वो लड़का था जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल के आसपास रही होगी। उसे उठाते हैं और उठाने के बाद विधुना एक CSC हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराकर पुलिस हटी थी कि उस लड़के के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। जैसे ही घंटी बजती है, उधर से पूछा जाता है कि कौन बोल रहे हैं। इधर से बताया जाता है कि मैं एक पुलिस वाला बात कर रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं। वो सामने वाला पुलिस वाले की बात सुनने के बाद एकदम घबरा जाता है। उसने कहा कि मैं इस लड़के का भाई बात कर रहा हूँ, मेरा नाम संदीप यादव है, मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी थाना भोगांव है और भोगांव थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नगला द्वीप, मैं वहां का रहने वाला बोल रहा हूं। आप बताइए कि मेरा भाई का मोबाइल फ़ोन नंबर आपके पास कैसे पहुंचा। तभी वो कहता है कि आपका भाई गंभीर रूप से घायल हो चुका है, उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है, फिलहाल CSC विधना में भर्ती है, अब जल्दी से आ जाइए। परिवार वाले जैसे ही सूचना मिलते हैं उसके बाद दौड़ कर आते हैं और वो आकर पुलिस वाले के सामने रोते हुए बताते हैं कि आज कन्नौज जिला कन्नौज का एक उमरदा एक जगह है, उमरदा के पास शाहनगर है, वहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा था। वहाँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था 19 मार्च 2025 को। ये वहाँ उस प्रोजेक्ट को करने के लिए गया था और जैसे ही मैंने दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास इससे बातचीत की तो उसने कहा कि मैं ढाबे पर रुका हूँ कुछ खाना वाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 बाइक पर लड़के आते हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी कार खाई में गिर गई है। जैसे ही कार खाई से निकाल कर मैं निकलूँगा उसके बाद सीधा घर आ जाऊँगा। तभी उसका भाई कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, काम मिला है तो तुम अपना काम करो। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ये सूचना मिलती है तो घर वालों के तो होश उड़ जाते हैं। इसके बाद घर वाले तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। जैसे ही घर वाले मौके पर पहुंचते हैं तो CSC विधुना वाले कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसको हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया जाता है, चांस बहुत कम है। यहाँ से सीधा सफाई लेके जाते हैं। सफाई वाले कहते हैं कि हालत बहुत ख़राब है, यहाँ से ग्वालियर लेके जाते हैं। तभी ग्वालियर वाले भी कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको आगे रेफ़र कर दिया जाता है। फिर आगरा रेफ़र किया जाता है, ग्वालियर से आगरा। आगरा में भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसे आप आगे लेके जाइए। और आगे ले जाने के बाद चिचौली मेडिकल स्टोर मेडिकल कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती करा दिया जाता है। एक तरफ इलाज चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार 1-2 दिन का समय बीत जाता है, लगभग 3 दिन उसने अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ी है और तीसरे दिन वो हार जाता है। 21 मार्च 2025 को उस लड़के की मौत हो जाती है जिसका नाम दिलीप होता है। अब जब दिलीप की मौत होती है तो उसके बाद फिर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, सब रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने बहुत नज़दीक से सटाकर गोली मारी थी, इसकी वजह से इसकी मौत हुई है। पहले शुरुआत में तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे कि चोट लगी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ना कुछ बात हुई है, लेकिन यहाँ पर गोली मारी गई थी। क्यों मारी, किसने मारी, कई तरह के सवाल थे। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस लग जाती है। 7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी CCTV कैमरे थे उन CCTV कैमरों को बड़ी बारीकी से खंगाला जाता है। तब पता चलता है कि बाइक सवार होकर जो 2 लड़के आए थे उन लड़कों में से एक लड़का होता है जिसका नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी होता है, जिस पर लगभग से 10 से ज़्यादा मुकदमे होते हैं और वो हिस्ट्री सीटर भी होता है। अभी तो वो जेल से छूट कर आया था, अछलत का रहने वाला होता है रामजी नागर। आखिरकार पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया, उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की तो
पूछा कि तुम बाइक पर क्या करने आए थे, तो फिर उसने अपने साथ, तो तुमने उसे अपने साथ क्यों लेके गए, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी। जब पुलिस वाले ने उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तब भी वो इधर की बात बता रहा था, इधर उधर बता रहा था। लेकिन पुलिस का जो अपना तरीका होता है, जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो कहते हैं कि मुर्दे भी बोलने लगते हैं। राम जी नागर उर्फ चौधरी थोड़ी देर में बोलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एक लड़का मेरे पास आया था। पुलिस उस लड़के के पास जाती है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब था गोली चलवाने का, क्यों मारना चाहते थे। तभी वो कहता है कि साहब उसका कोई कसूर नहीं है, एक लड़का है जिसका नाम है, उसका खास दोस्त है, उसका नाम है अनुराग यादव उर्फ मनोज यादव, जो कि गांव सियापुर का रहने वाला है। थाना उसका फफूंद लगता है, जिला उसका औरैया लगता है। पुलिस वाले अब भी इसकी तलाश में जुड़ जाते हैं। आखिरकार अनुराग यादव को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे भी सख्ती से पूछताछ की जाती है, पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है, तो थोड़ी देर में तोते की तरह वो गिनना बताना चालू कर देता है। सारी बात वो पुलिस को बताता है। वो कहता है कि उसी के गांव की एक लड़की है प्रगति यादव, उस लड़की का नाम है जो कि उसके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, और उस लड़के का नाम जैसे ही आता है ये बात लड़के के परिवार वालों को पता चलती है, तो वाकई कई लोग तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। बेहोश होकर गिरने वाली बात यह भी थी क्योंकि 15 दिन पहले ही तो उसकी दुल्हन बनी थी। दरअसल प्रगति यादव जो लड़की है, जिसका गांव सियापुर फफूंद लगता है और जिला उसका औरैया लगता है, इसी की बड़ी बहन है। नाम उसका है पारुल, और पारुल की शादी होती है मैनपुरी के थाना भोगांव के गांव नगला दीपा के संदीप यादव से शादी होती है। और कुछ दिन बाद बातचीत शुरू होती है तो पता चलता है कि संदीप के ही छोटे भाई दिलीप यादव से उसकी शादी की बात तय हो जाती है। और 5 मार्च 2025 को बारात आती है और बारात में उसे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। 6 तारीख को ये सीधा अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी अपने काम होते हैं, दुल्हन की जब मुंह दिखाई होती है तो गीत संगीत गाए जाते हैं, नाच वगैरह सब कुछ होता है। पूरा घर सब कुछ खुश थे। दोस्तों ये करोड़पति फैमिली थी। बताया जाता है कि इनके घर में हाइड्रा और क्रेन जो मशीनें हैं 20 से ज़्यादा यानी 22 से 23 के आसपास है इनके पास हाइड्रा और क्रेन मशीनें, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि संदीप इसका सगा भाई नहीं है, परिवार का भाई है, और यह एक लौता लड़का था जिसके पास बेहिसाब संपत्ति थी। करोड़पति घर का लड़का, और उसकी शादी हो जाती है प्रगति यादव से। लेकिन कोई नहीं जानता था कि प्रगति यादव से जो शादी होती है उसका पिछले साल से एक लड़के से, गांव का ही लड़का है जिसका नाम अनुराग यादव हो, उसी से ही इसका अफेयर चल रहा था। और उसने शादी करने के लिए वो बेपनाह उससे मोहब्बत भी करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि वो अपने हाथों की नस भी काट चुकी थी। लेकिन घर वाले उसकी शादी से तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जो उसका काम है ट्रैक्टर ड्राइवरिंग का काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है। घर वालों को ये रिश्ता नहीं पसंद था। घर वालों ने जोर जबरदस्ती करके उस लड़की की शादी दिलीप यादव से पक्का कर देते हैं। दोस्तों वो बड़े मुश्किल से तैयार हो जाती है। लेकिन जब यह बात अनुराग यादव को पता चलती है तो अनुराग यादव कहता है कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे बिना जीऊंगी नहीं, मरूंगी नहीं, सब कुछ तो तमाम तरह के कस्में वादे तुमने किए खाए, अब तुम कैसे धोखा दे सकती हो। वो कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है, वो बहुत बेहतरीन प्लान है जिससे तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी और हमारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तभी लड़की कहती है कि शादी मैं अपनी बहन के देवर से कर लूँगी और फिर उसका कत्ल आप करेंगे, मैं विधवा हो जाऊँगी और फिर घर वालों को कोई लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी आसानी से तैयार नहीं होगा, और वो तैयार होगा तो फिर मैं इधर से नहीं तैयार होंगी। एक ही ऑप्शन बचेगा कि मेरा प्रेमी, मैं उससे शादी कर लूँगी, बस तुम्हें उसका कत्ल करना है। उसके पास जो बहुत सारी करोड़ की प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी भी अपनी हो जाएगी। इस तरह का जब सपना उस प्रेमी को दिखाया गया तो प्रेमी कहता है कि ये तो बहुत ही शानदार प्लान है। आखिरकार शादी तय हो जाती है, सब कुछ
हो जाता है, बारात भी जाते हैं और लड़की वहाँ भी पहुँच जाती है। मुंह दिखाई में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और ज्वेलर्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। 10 मार्च 2025 को ये शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी और जो कुछ भी पैसे वैसे इसने इकट्ठे किए थे लाकर अपने प्रेमी को दे देती है। कहती है कि इंतजाम करो, जितनी जल्दी हो सके अपना काम करो, अभी काम हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों मिलके प्लानिंग करते हैं कि हमें पुलिस की नज़रों से भी बचना है। ऐसा प्लान बनाओ कि किसी को थोड़ा सा भी शक ना हो। दोस्तों कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बेहतरीन प्लान बना ले, लेकिन जब पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करे तो अपराधी जरूर पकड़े जाते हैं। दोस्तों जो दुल्हन होती है जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था, आखिरकार वह प्लानिंग कर ही रहे थे और प्लानिंग करते करते वो जो प्रेमी होता है अनुराग यादव, वो सीधा पहुंच जाता है अपने एक दोस्त के पास। दोस्त कहता है कि दोस्त मुझे कुछ मदद चाहिए, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, शूटर चाहिए जो कि किसी की हत्या कर सके। इसके लिए नाम सामने आता है रामजी लाल नागर जो होता है उसके नाम सामने आते हैं और अभी जेल से छूट कर आया था, उस पर लगभग 10 के आसपास मुकदमे दर्ज होते हैं और उसे तय कर दिया जाता है। अब वो पूछता है कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे, तो ये प्लानिंग करते हैं कि व्हाट्सएप से कनेक्ट करते रहेंगे। प्रेमी का पति से भी कनेक्ट होगा, वो व्हाट्सएप 2 तारीख को उसे प्रोजेक्ट मिलता है कन्नौज का और ये पूछती है कि तुम कहाँ हो। मैं अभी कन्नौज से निकलकर वापस आ रहा हूँ, इसलिए तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है। वो कहती है बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। जैसे ही उस ढाबे का जो लोकेशन दिया जाता है, लोकेशन देने के बाद वो अपनी प्रेमी को देती है और प्रेमी देता है उस शूटर को। शूटर अपनी बाइक लेकर तुरंत पहुंच जाता है और इस हिसाब से वो कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है। लेकिन कहा जाता है कि कितने भी हत्या क्यों ना हो, कोई भी कातिल, कोई भी अपराधी, लेकिन वो बच नहीं सकता। जब पुलिस अपनी ईमानदारी से जांच करने पर आ जाती है तो ज़मीन के साथ तह भी खोद कर वो उस कातिल को, उस अपराधी को बाहर निकाल देती है। और इस घटना को ज़्यादा वक्त हुआ ही नहीं था, अभी उस लड़के की जो मौत होती है वो 21 मार्च 2025 को होती है और पुलिस ने 24 मार्च 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। जैसे घटनाक्रम का खुलासा होता है ये कहानी भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी, उसके टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद एक नीले रंग के ड्रम में पैक कर दिए थे। उस पर बहुत सारे मीम भी बन रहे हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह के बातें भी कर रहे हैं। अब वो घटना के साथ साथ इस घटना को भी जोड़ दिया गया। औरैया की इस लड़की का जिसका नाम प्रगति होता है और प्रगति ने जिस तरह से अपने पति की हत्या कराई थी वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक है। लोग आपस में बातें करते हैं कि इस तरह से हत्या करने की ज़रूरत ही क्या थी। अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश करती, उस बेचारे का क्या दोष था जिसने कुछ दुनिया देखी ही नहीं थी। दोस्तों पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और जो भी अपराधी होंगे इस घटना में जितने भी लोग शामिल हैं सबको डिटेन किया जाएगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा, जल्द ही भेजा जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि लड़कियों को खासकर उन्हें उनके दिमाग में खुराफाती वाले किस्से कहानियाँ पल रहे हैं उनको सज़ा मिल सके, उनको पता चल सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आजकल सोशल मीडिया मॉडर्न लाइफ स्टाइल और कुछ बुरी घटनाओं की वजह से कई लड़कों के मन में यह डर बैठ गया है कि कहीं वह किसी गलत इंसान के साथ शादी न कर लें जो बाद में उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दे। जैसे कि ड्रम वाली धोखेबाज लड़की वाली बात इसी डर को दिखाती है, जहां लोग डरते हैं कि शादी के बाद कोई उन्हें इमोशनली, फाइनेंशियली या कानूनी रूप से फंसा न दे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, जैसे हर लड़का गलत नहीं होता। सही रिश्ता बनने के लिए समझदारी से चुनाव करना जरूरी है, बस बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि इंसान के स्वभाव, सोच और आदतों को देखकर। आपका क्या मानना है? क्या आज की शादीशुदा ज़िंदगी में सच में इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया और कुछ मामलों की वजह से यह डर बना है?
कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर ये कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय अभी हमारे साथ साझा करें। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।